फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 9 किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर पहले वो देख लीजिए। कल हम बात कर रहे थे सूर्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले देखें सूर्य की किरणों का झुकाव। सूर्य की किरणों का जो झुकाव होता है वो पृथ्वी की ओर होता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। इसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर पड़ते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, तो यानी हमारी पृथ्वी गोल है और ये सूर्य है। अगर इस सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इसके इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी गोल है। लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर गिरती है, यानी जो लंबी किरणें होती हैं वो कम क्षेत्रफल पर ही गिरती है, इसलिए वह इस प्रदेश को अधिक गर्म करती है। यानी जो लंबवत किरणें गिरती हैं वो सीधे एक ही प्रदेश पर गिरती है और वो अधिक गर्म होता है। यानी अफ्रीका का जो क्षेत्र है उस पर सीधे भूमध्य रेखा है वहाँ, और वहाँ पर किरणें सीधे पड़ती हैं, तो वहाँ वहाँ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है। जैसे जैसे किरणों के झुकाव का कोण कम होता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तथा वह भाग कम गर्म होता है। जैसे जैसे किरणें ज़्यादा, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा किरणों का, तो वो पृथ्वी के पृथ्वी के अलग अलग भागों में पड़ेंगी, ना कि एक भाग पे। तो इसलिए वो उसका वो जो भाग है पृथ्वी का वो भी कम गर्म होगा। एक जगह पर अगर किरणें पड़ती हैं तो भाग ज़्यादा गर्म होता है। सूर्य तप पर वायुमंडल का प्रभाव, यानी सूर्य तप पर वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है, देखते हैं। वायुमंडल में मेघ जो बादल होते हैं, आर्द्रता तथा धूलकण जो धूलकण होती है, परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले ताप को अवशोषित, परावर्तित तथा उसका प्रकीर्णन करती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य तप में परिवर्तन आ जाता है। यानी जो सूर्य वो वायुमंडल में जो भी बादल, आर्द्रता यानी जो नमी और जो धूलकण आदि जो परिवर्तनशील दशाएं हैं वो सूर्य से आने वाली जो सूर्य का तप आता है उसे ये मतलब प्रभावित करती है। अब देखिए स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य की किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से और अधिक गर्म होते हैं, जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे तथा कम गर्म होते हैं। देख जो हमारा स्थल है वो सूर्य की किरणों से गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। और जो समुद्र होता है, जो बड़े बड़े हमारे समुद्र होते हैं, उन्हें गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडे होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। किसी स्थान पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करता है। यानी किसी भी स्थान पर अगर सूर्य की किरणें पड़ रहे हैं तो उसकी जो सूर्यताप की जो मात्रा है वो किसी भी दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, यानी गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और शीत में दिन छोटे होते हैं और सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है गर्मियों में। इसलिए जो जितने ज़्यादा बड़े दिन होंगे उतना ज़्यादा सूर्यताप हमें प्राप्त होगा। इस वजह से गर्मियों में ज़्यादा, जो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्यताप कम प्राप्त होता है, और शीत ऋतु में छोटे दिन होते हैं, इस वजह से हमें सर्दी महसूस होती है क्योंकि सूर्यताप कम मिलता है हमें। अब देखिए भूमि की ढाल। सूर्याभिमुखी ढाल होने पर अधिक सूर्यास्त प्राप्त होता है, जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्यास्त प्राप्त होता है। यानी कि अगर सूर्य की किरणों को सीधा रास्ता मिल रहा है स्थल पर, स्थल अगर सीधा है तो उस पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी क्योंकि सीधा उसे रास्ता मिल रहा है। अगर पर्वत होते हैं, मान लो ऐसे एक पर्वत है, अगर उस पर सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं तो उसे वापस परावर्तित करने के लिए जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस भाग में तो वो स्थल गर्म हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत भाग में अगर सूर्य की किरणें कम पहुंच रही हैं तो वो ठंडा रहेगा। इसलिए पर्वतों पर सूर्य की किरणें कम पहुंचती है और वो भाग ठंडा हो रहता है। तो भूमि की ढाल यही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखते हैं। सूर्य की से पृथ्वी की दूरी आप बुक में भी देख लेना, 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर।
यह हमने उपसौर और अपसौर में पढ़ा था कल फर्स्ट पार्ट में। अतः सूर्य ताप भी उसी तरह कम व अधिक प्राप्त होता है। यानी जो 3 जनवरी को जो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है उसे उपसौर कहा जाता है, और जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर उसे अपसौर कहा जाता है। ये हमने देखा था कल, देख लेना आप उसमें। अब देखते हैं पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब देखिए ये क्या है। मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य अगर पृथ्वी पर किरणें भेजता है, लघु लघु तरंगों के रूप में भेजता है, तो पृथ्वी उन्हें वापस परावर्तित करके वायुमंडल में भेजती है, और यही प्रक्रिया पार्थिव विकिरण कहलाती है। समझ में आया? ठीक है। पार्थिव विकिरण किस तरह लाभदायक होता है, यानी पार्थिव विकिरण हमारे लिए किस तरह लाभदायक होता है? हमारे लिए लाभदायक ये होता है क्योंकि अगर पृथ्वी अगर उन किरणों को परावर्तित करके नहीं भेजेगी तो पृथ्वी पर ज़्यादा ऊष्मा होगी और ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी, तो हम रह नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए लाभदायक है। यही प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडलीय गैसें, ग्रीन हाउस गैसों का आपने नाम सुना होगा, दीर्घ तरंगों को सोख लेती है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो दीर्घ तरंगों को सोख लेती है और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर दिया जाता है। पृथ्वी रात के समय ठंडी हो जाती है अगर आसमान साफ हो। अगर जब पृथ्वी उन तरंगों को परावर्तित करती है तो वो ठंडी हो जाती है, और इसलिए दिन में तो उन किरणों को प्राप्त करती है और रात में उन किरणों को परावर्तित करती है। इसलिए दिन में गर्मी होती है और रात में थोड़ी ठंड होती है। और बाकी का उसके बारे में हम जो लास्ट का टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो उष्मा बजट उसमें समझेंगे उसमें। अब ये देखिए, पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऊष्मा किसी भी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति को दर्शाती है। जो ऊष्मा होती है वो किसी भी पदार्थ में अणुओं की गति को दर्शाती है। वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने को दर्शाता है, जिसे डिग्री में मापते हैं। किसी भी स्थान पर वायुमंडल का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यानी कौन कौन से वो कारक है जिनसे तापमान प्रभावित होता है। सबसे पहले अक्षांश, लैटिट्यूड। आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर 9th क्लास में भी। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। यानी भी किसी भी स्थान, पृथ्वी का कोई भी स्थान हो, तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। जो जिस भी स्थान का अगर ताप ज़्यादा है या कम है तो वो उसका जो कारण है वो सूर्यताप ही है। सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अक्षांश होते हैं, इस वजह से तापमान भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब देखते हैं उत्तुंगता या ऊंचाई, एल्टीट्यूड। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। वायुमंडल है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा भी हमने समझा है कि सूर्य पृथ्वी के किरणें देता है और पृथ्वी वायुमंडल में किरणें छोड़ती है, तो इस वजह से पार्थिव विकिरण होता है। और इस वजह से जो वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। यही कारण है कि जितने हम नीचे जाएंगे उतना तापमान अधिक होगा, और जितने ऊपर जाते हैं हम पर्वतों पर या पहाड़ों पर या समुद्र में, तो तापमान कम होता है। उसका कारण यही है, पार्थिव विकिरण। अब इसके आगे देखते हैं समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। यानी अगर हमारे पास, हम जहाँ रहते हैं उसके पास अगर समुद्र होगा तो हमें गर्मी कम महसूस होगी, हमें ठंड ज़्यादा महसूस होगी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो समुद्र होता है बहुत ही धीरे गर्म होता है और बहुत ही धीरे उसकी प्रक्रिया गर्म और ठंडे होने की बहुत ही धीरे है। इसलिए अगर आप अगर कहीं गोवा वोवा जाते हो या फिर ग्लेशियर में कहीं जाते हो तो वहाँ जो समुद्र के पास के जो इलाके हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। अब देखिए वायु संहति या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं। वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु संहतियों को वायु
कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। यानी जो वायु राशि होता है वो भी तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। यानी कि जो कोष्ण वायु संहति होती है उनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा जो ठंडी वायु यानी जो गर्म वायु संहति होता है उनका तापमान अधिक होता है और जो ठंडी वायु संहति होती है उनका तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराएं, जो महासागर की जो धाराएं होता है उनका प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। अब देखिए तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्शन। वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल जो पृथ्वी के धरातल से सटी हुई है। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी की 4-5 परत है। जो सबसे नीचे होती है वो सौरमंडल होती है। इसमें ऊंचाई के साथ सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटता है। जैसे जैसे सौरमंडल के ऊपर जाते हैं हम तो तापमान में कमी आती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें तापमान विपरीत होता है, यानी घटने की वजह बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को व्युत्क्रमण कहते हैं। अगर ये परिस्थिति होती है, आप सीधा सीधा ध्यान रखिए, अगर ऊंचाई पर जाने पर अगर तापमान बढ़ता है तो उसे व्युत्क्रमण प्रक्रिया कहते हैं। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोमन में धरातल के समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। जो तापमान के प्रतिलोमन होता है उसमें धरातल के समीप, धरातल के नीचे तो ठंडी वायु होती है और ऊपर जो ये प्रक्रिया है व्युत्क्रमण, इसमें धरातल के नीचे तो ठंडी वायु होती है और ऊपर जब जाते हैं तो गर्म वायु होती है। तापमान ऊपर की ओर बढ़ता है। व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हम देखते हैं। लंबी रातें, सबसे पहला जो खास पॉइंट है वो लंबी रातें। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है, ये सबको पता है। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है और रात के समय ताप को छोड़ती है। रात के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है तथा इसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है। यानी पृथ्वी दिन के समय जो सूर्य से आने वाला ताप है उसे तो ग्रहण करती है, रात के समय उसी ताप को परावर्तित करके वायुमंडल में छोड़ती है। इस वजह से दिन के समय तो पृथ्वी गर्म होती है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है, और जब रात के समय तापमान छोड़ देती है तो उस प्रक्रिया के बाद हमें ठंड महसूस होने लगती है। इस वजह से रात को पृथ्वी यानी जो ताप है वो छोड़ती है और दिन के समय ग्रहण करती है। अब इसके आगे देखते हैं स्वच्छ आकाश यानी साफ आकाश। भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश का होना आवश्यक है। यानी अगर स्वच्छ आकाश होगा तो पृथ्वी ठंडी रहेगी। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी पर उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। यानी स्वच्छ आकाश होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं, इससे पृथ्वी को ठंडा होने से रोकती है, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर आकाश में अगर बादल होंगे तो उसका प्रकाश सीधा नहीं आएगा, पृथ्वी जो बादलों से टकरा कर थोड़ा बहुत वापस चला जाएगा और जो बचेगा वो उससे पृथ्वी पर आएगा। ये हम ऊष्मा बजट में देखेंगे अभी। शांत वायु, वायु के चलने से इन निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यानी वायु जब चलती है तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। अब देखते हैं शुष्क वायु। शांत वायु देख ली, तो शुष्क वायु यानी सूखी वायु। शुष्क वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो शुष्क वायु होती है उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं होती, जिससे तापमान की ह्रास में दर में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिससे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा करती है। जो शुष्क वायु है वो तापमान की व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा करती है, वो ऊष्मा को ग्रहण करती है। देखिए हिमाच्छादन। हिम सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं।
जो हिम और जो बर्फ़ होती है वो सौर विकिरण से जो आने वाली किरणें वो अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, यानी उन्हें वापस भेज देते हैं, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। क्षेत्रों में साल भर व्युत्क्रमण होता रहता है। जो हिमच्छादित क्षेत्र होते हैं उनमें साल भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो तापमान के सामान्य ह्रास दर। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये हमने देखा है। कुछ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, इसे आपको याद रखना है। इसे तापमान की सामान्य दर कहते हैं, यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो उसमें 1000, ये आंकड़ा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और अगर 2000 ऊपर जाएंगे तो 13 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। आपको ये याद रखना है, इससे सवाल भी आ सकता है आपको निकालने के लिए। देखो पृथ्वी के ऊष्मा बजट का वर्णन। वायुमंडल की ऊपरी सतह को 100 इकाई सूर्य ताप प्राप्त होता है। इसका विवरण इस प्रकार है, इसका विवरण देखते हैं। सूर्य ताप का विकिरण आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ। आप पृथ्वी का ऊष्मा बजट इसमें समझिए। ये सूर्य है, ये सूर्य जब ताप छोड़ता है तो पूरा का पूरा जो 100% ताप होता है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। अगर ऐसा होने लगेगा तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। पहले ये होता था जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था तो सूर्य का 100% ही ताप आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बताऊँ, जब सूर्य ताप छोड़ता है तो उसकी जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है वो 6% ताप तो वायुमंडल की ऊपरी परत ही ले लेती है। फिर अगर नीचे ताप आता है तो फिर बादल कहते हैं कि मुझे भी ताप चाहिए, तो 27% ताप बादल ले लेते हैं। तो छोटे छोटे हिमखंड होते हैं बादल के अंदर, वो 27% ताप लेते हैं। तो 27 और 6 कितने हो गए? 33%। 33% तो रुक जाता है वहीं पे। फिर 14% वायुमंडल की सतह पर, और फिर 15% पर्वतों पर। पर्वतों में 2% और 15% फिर चला जाता है। फिर जो बचता है जो सतह पर आता है, यानी कि जो आधे से ज़्यादा तापमान तो ऊपर ही रह जाता है। जो पृथ्वी का जो वो सूर्य की जो किरणें आधी से ज़्यादा वो ऊपर ही रह जाती है। फिर जो सतह से आती हैं तो सतह की जो पृथ्वी है उन्हें फिर परावर्तित करके रात में वापस वायुमंडल में भेज देती है। तो 35% जो आपको ऊपर दिख रहा होगा 35% परावर्तित कर कर उसे वापस भेज देती है। तो पृथ्वी तो बहुत कम सूर्य का ताप लेती है। अगर पूरा ताप लेने लग जाएगी तो पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। समझ में आया आपको? ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे बुक में अच्छी तरह से पढ़िए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।